तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज वीक का पहला दिन, मंडे, शुरुआत अच्छी। संडे ठीक ठाक गुजरा, लेकिन संडे का इंतज़ार बड़े अरमानों से कर रहा था। हालांकि मुझे मालूम था कि टीम कौन सी मजबूत है, फिर भी एक उम्मीद थी कि शायद अफ़गानिस्तान कुछ करिश्मा कर दे, और ऐसा हुआ नहीं। टॉस हालांकि अफ़गानिस्तान ने जीता तो और भी उम्मीद बढ़ी, लेकिन अबू धाबी का विकेट था। स्कोर इतने थे नहीं कि हमारे सपने पूरे होते और अफ़गानिस्तान हार गई न्यूजीलैंड से, और उसके साथ ही हमारा जो वर्ल्ड कप T20 का सफ़र है वो एक तरह से ख़त्म हो गया। आज सिर्फ खाना पूर्ति के लिए मैच इंडिया और नामीबिया का है। तो कल पैकिंग, टीम वापस। हालांकि हम लोग होस्ट भी हैं, बट अफसोस होता है ऐसे बड़े टूर्नामेंट में इस तरीके से विदाई हो। और मुझे लगता है कि 2 मैच जो हारे, हालांकि बहुत सारे लोग ठीकरा भी फोड़ रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उन दोनों मैच की हार की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट वजह थी टॉस। अगर पाकिस्तान या न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हम टॉस जीत जाते हैं दुबई के उस विकेट पर, तो नतीजा बिल्कुल उल्टा होता, और हो सकता था हम वो दोनों मैच भी जीत जाते हैं। क्योंकि टॉस जीतने वाली टीम दुबई में लगभग 60-70% आप समझ के चले कि मैच जीत जाती है। तो क्रिकेट में हालांकि होता है, मैं अभी भी टीम के साथ हूँ। 2 हार ने बिल्कुल हमें बाहर कर दिया, लेकिन इससे पहले भी अच्छा खेले। अभी इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ में भी हम लगातार लगभग वर्ल्ड उसके हारने के बाद फाइनल में पहुंचे थे न्यूजीलैंड से, लेकिन इंग्लैंड को लगभग सीरीज़ हरा ही देते। तो ये सब खेल का हिस्सा है, स्पोर्ट्समैन की तरह लेना चाहिए हमें, स्पिरिट की तरह। तो कोई नहीं, अब 4 टीमें बची हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, जिसमें पाकिस्तान का मुकाबला सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से होगा और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का। मुझे लगता है इंग्लैंड की टीम इस वक्त बहुत बैलेंस है, और पाकिस्तान की जो टीम है यूएई में जिस तरीके के विकेट है और उनके जो स्लो बॉलर हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी एक फेवरेट है। अब मेरा अपना मानना है कि शायद उलटफेर ना हो तो फाइनल इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच हो, लेकिन क्रिकेट है, वो भी T20, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर फाइनल तक हम लोग होते तो 2 और दिन अच्छा मज़ा आता मैच देखने। बल्कि मेरा तो ये था कि फ़ाइनल इंडिया और पाकिस्तान का हो, और जो पहला मैच हमारे थे उसका एक बेहतरीन बदला भी हो जाता। लेकिन कई ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। तो खैर, क्रिकेट से हटकर अब कहानी के ऊपर आते हैं। इस दुनिया में जितने भी इंसान जन्म लेते हैं, हर एक की अपनी एक पहचान होती है, और ये पहचान माँ बाप से ही मिलती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका एक नाम रखा जाता है, उसे नए माँ बाप मिलते हैं, बहन भाई मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, पड़ोसी मिलते हैं, और धीरे धीरे फिर उस अपने नाम से पहचाना जाता है, अपने घर वालों के नाम से पहचाना जाता है। फिर स्कूल कॉलेज में जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट, बाकी चीज़ों पे भी नाम होता है, एक ख़ानदान के साथ उसका रिश्ता जुड़ता है। तो मतलब हर इंसान एक आइडेंटिटी के साथ अपने जीता है। जैसे मेरी पहचान है, आपकी पहचान है। लेकिन अगर कोई शख्स दूसरों की पहचान चुराने की कोशिश करे और दूसरों की पहचान चुराकर उस पहचान को अपनी पहचान से जोड़ दे और फिर उसी के पहचान के बलबूते पे ज़िंदा रहे, ये तभी मुमकिन है जब कोई जुर्म करने जा रहा हो या उसने कुछ जुर्म किया हो। ऐसी बेशुमार कहानियाँ भरी पड़ी हैं जब लोगों ने क्राइम किया और फिर किसी और आइडेंटिटी, किसी और नाम, किसी और हुलिये, किसी और पहचान के साथ छुपे रहे, बचे रहे। कई लोगों ने तो अपना चेहरा तक बदल दिया प्लास्टिक सर्जरी से। कई लोग फर्जी नाम के साथ इधर से उधर रहे। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने एक दूसरे शख्स की पहचान चुराने के लिए जो कुछ किया, जिस रास्ते पे चला, वो अपने आप में शॉकिंग था। ये वो शख्स है जो एक ज़माने में कनाडा का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था। इंटरपोल की लिस्ट में पूरी दुनिया में इसका नाम दूसरे नंबर पे था मोस्ट वांटेड में। ये कहानी है एल्बर्ट जॉनसन वॉकर की। एल्बर्ट जॉनसन वॉकर एक कैनेडियन सिटीज़न, कनाडा का रहने वाला, वहाँ के हैमिल्टन ओंटारियो में ये रहता था। ठीक ठाक पढ़ा लिखा था, दिमाग का तेज़ था। इसके बाद इसने अपना एक, पहले किसी बैंक में काम किया, फिर नौकरी छोड़ी, फिर अपनी इसने एक फाइनेंस कंपनी खोली। एक ज़माने में करीब 30-40 एम्प्लॉइज़ के अंडर में काम करते थे, और बड़े बड़े इसके पास क्लाइंट थे जो बैंक, फाइनेंस, इनकम टैक्स, इन सारी चीज़ों की इसकी कंपनी जो फर्म है वो उनको अपनी सेवा देती थी। ज़िंदगी एल्बर्ट की बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी कनाडा में।
अच्छे खासे पैसे हो गए थे, धंधा बहुत बढ़िया चल रहा था, एम्प्लॉय की तादाद बढ़ती जा रही थी, शादी हो चुकी, 3 बेटियां थीं, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा था। लेकिन फिर 85 के बाद, 85, 86, 87, 88 के आसपास धीरे धीरे अल्बर्ट के कुछ कारनामे जो हैं वो आम होने लगे। पता चला कि ये अपने इस धंधे में कई बेईमानी कर रहा है और इसने अपने बहुत सारे क्लाइंट जो थे इसके, उनको चूना लगाया है। उसके बाद इंक्वायरी बैठी तो पता चला कि इसने अलग अलग अपने क्लाइंट के करीब 3.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर, मतलब 32 लाख अमेरिकी डॉलर का इसने धोखाधड़ी की है। अब इसके ऊपर 420 धोखाधड़ी, इन सब चीज़ों के मामले दर्ज होने लगे। अल्बर्ट को लग गया कि अब वो गिरफ्तार होगा, जेल जाएगा और जेल भी लंबा जाएगा। तो इससे पहले कि पुलिस उस तक पहुंचती, उसने कहा कनाडा छोड़ देते हैं। और ये कनाडा एक रात गुपचुप तरीके से वहाँ से निकल लेता है और यूरोप पहुँचता है। जो 3 बेटियाँ थीं और पत्नी थी, उनमें से 2 बेटियों और पत्नी को वो छोड़ देता है कनाडा में ही, और अपनी सबसे बड़ी बेटी को लेकर ये यूरोप पहुँचता है। कुछ दिन यूरोप में बिताता है और फिर यूरोप से ये इंग्लैंड पहुँचता है। इंग्लैंड जाने के बाद ये इंग्लैंड में ही हर्रोगेट एक जगह, वहाँ पे ये रहता है, शायद मैंने नाम सही लिया हो, और वहाँ पे एक अब नई पहचान, पहले एक तो नया नाम अपना लेता है क्योंकि कनाडा में ये वांटेड था। अब वहाँ पे जाने के बाद ये अल्बर्ट वॉकर के नाम पे रह नहीं सकता था, इसने अपना नया नाम रखा डेविड डेविस। अब डेविड डेविस के नाम पे हैरोगेट में जाके ये शिफ्ट हो गया, किराए का घर लेता है और अपनी बड़ी बेटी को ये वहाँ पे लोगों को बताता है कि ये उसकी वाइफ है, ये पत्नी है, ताकि उसे ये कि कोई शक ना करे कि एक मैरिड आदमी है और पत्नी साथ में रह रही है तो ठीक ठाक होगा, कोई क्रिमिनल और ये इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। तो फैमिली को अक्सर लोग इसी तरह ढाल बनाते हैं। तो खैर ये नए नाम डेविड डेविस के अपने नए नाम के साथ वहाँ पे रहने लगा, अपनी बेटी को पत्नी बनाकर। लेकिन इसे ये था कि बहुत दिन तक छुप नहीं सकते, क्योंकि एक तो इंटरपोल, अब इधर ये भागा तो कनाडा में खबर पहुँच गई, इंटरपोल को दिया गया अल्बर्ट का पूरा डिटेल और कहा गया कि जहाँ भी उसको पकड़ के लाए। इंग्लैंड और कनाडा के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी था, मतलब आप प्रत्यार्पण संधि एक तरह से, तो वापस भेजा जा सकता था। तो अब रह तो रहा था नाम बदल करिए, लेकिन उसे डर हमेशा लगा रहता था कि कहीं किसी दिन पकड़ा गया तो इंग्लैंड पुलिस इंटरपोल के ज़रिए उसे वापस कनाडा भेज देगा और फिर उसे जेल की सलाखों में जाना पड़ेगा। तो ये हमेशा सोचता था कि क्या ऐसा करूं, कैसे पहचान छुपाऊं, किसी और की पहचान लूं जिससे मैं इंग्लैंड से निकाला ना जाऊं। इसी दौरान में हैरोगेट में रहते रहते एक नेबर इसका था, उसका नाम था रोनाल्ड जोसेफ प्लैट। रोनाल्ड जोसेफ भी एक कैनेडियन था, लेकिन कुछ वक्त के बाद रोज़ी रोटी की तलाश में वो पहुंच गया इंग्लैंड और फिर इंग्लैंड की सिटीजनशिप ले ली उसने। तो उसके पास डुअल सिटीजनशिप थी, एक कनाडा का भी था। यहाँ पे उसने एक टीवी रिपेयर के तौर पे अपना वो काम करता था और उसका एक सपना था कि वो एक बड़ी सी कंपनी खोले टीवी रिपेयर शॉप की, और उसी के लिए वो बड़ा मेहनत करता था। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, दोनों खुश थे। इसी दौरान में अब अल्बर्ट वॉकर जो डेविड के नाम पे वहाँ रह रहा था, उसकी दोस्ती रोनाल्ड से होती है। दोस्ती होने के बाद अल्बर्ट को पता चलता है कि रोनाल्ड भी कैनेडियन है, लेकिन यहाँ पे अब ब्रिटिश नागरिकता ले रखी उसने, और उम्र सारी ऐसी चीज़ें थी जो उसके बड़े एकदम फेवर में जा रही थी। यहाँ से उसके दिमाग में आया कि अगर वो रोनाल्ड की आइडेंटिटी चुरा ले और वो खुद रोनाल्ड बन जाए तो बड़ी आसानी से इंग्लैंड में रह सकता है और इंटरपोल या फिर बाकी की पुलिस कनाडा की उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अब यहीं से वो साजिश रचना शुरू करता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। इस दौरान एक और चीज़ होती है। अल्बर्ट जो अपनी बड़ी बेटी को अपनी पत्नी बनाकर इंग्लैंड ले गया था, वो वहाँ पे करीब 90 से पहले पहुँचा था और 95 करीब 4-5 साल हो गए थे। उसकी बेटी 2 बच्चों को जन्म देती है अलग अलग वक्त में, लेकिन उसकी बेटी के बच्चों का बाप कौन है ये पता नहीं चल पाया, ना उसने कभी बताया। तो उसको लेके बहुत सारी बातें हुई। खैर, वक्त बीतता है, इधर दोस्ती गहराती जाती है। इसी दौरान में बातचीत में अल्बर्ट को पता चलता है कि रोनाल्ड जो है उसके अब मन में ये है कि इंग्लैंड में बहुत टाइम तक रह गया, अब घर की याद आ रही है, अपने देश की याद आ रही है, और ये होता है अक्सर। तो वो कनाडा वापस जाना चाहता था,
और कनाडा में वापस फिर से बसना चाहता था, लेकिन उसे ये था कि वहाँ पे क्या करेगा, कैसे जाएगा। लेकिन फिर देश का प्यार भी उमड़ रहा था, अपने जो पूरा दूसरे रिश्तेदार थे उनकी याद भी आ रही थी। ये बात एल्बर्ट को पता चली और उसने इसका फ़ायदा उठाने की तरकीब सोची। धीरे धीरे उसने कहा कि हाँ, तुम कनाडा चले जाओ, वहाँ पे रह लो। आखिरकार 1992 में रोनेल कहता है कि वो कनाडा जा रहा है। उसके सामने अल्बर्ट एक ऑफ़र रखता है, कहता है ठीक है, मैं तुमको रिटर्न टिकट दूंगा। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो जाना चाहता था, बट रिटर्न टिकट नहीं, वन वे टिकट दूंगा तुम्हारी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए, क्योंकि वो चाहता था कि रोनेल अपनी गर्लफ्रेंड के जाए साथ, लेकिन वापस ना लौटे इंग्लैंड। तो उन दोनों को गिफ्ट के तौर पर एक टिकट देता है, एक इंग्लैंड टू कनाडा, लेकिन साथ में एक शर्त रखता है। कहता है कि देखो तुम चले जाओगे। अच्छा, इस बीच में वो उसके टीवी के बिजनेस में भी पार्टनरशिप करने लगता है, टीवी रिपेयर के। रोनेल का कॉन्फिडेंस जीतता है, उसको लगता है, भरोसा ये कि आगे चल के शायद दोनों पार्टनर बने और उसका जो सपना है एक टीवी रिपेयर का बड़ा शोरूम खोलने का, एक बड़ा ऑफिस खोलने का, वो पूरा हो जाए। तो वो जब जाने लगता है, उसको टिकट देता है, तो एल्बर्ट उससे कहता है कि तुमको मैं टिकट दे रहा हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, स्टैम्प पेपर पे अपने साइन, ये सारी चीज़ें मुझे दे दो, ताकि जब तुम कनाडा चले जाओ तो ये बिज़नेस मैं तुम्हारे पीछे में भी बिना रोक टोक के चला सकूँ। ऐसा ना हो कि कोई मुझे रोक दे और फिर मैं सारी चीज़ें मेरी रुक जाएँ। तो तुम मुझे ये सारी चीज़ें अगर दे दोगे तो मैं तुम्हारे नाम पे इस बिज़नेस को बड़ी आसानी से आगे बढ़ा सकता हूँ। रोनेल सीधा साधा शख्स, दोस्ती हो चुकी थी, उसे लगा कि वो उसका शुभचिंतक है। तो वो अपने सारी चीज़ें, वो ड्राइविंग लाइसेंस, वो उसके जो स्टैम्प पेपर पे साइन, बर्थ सर्टिफिकेट, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी के सारे दस्तावेज़ वो अल्बर्ट को सौंप देता है। अल्बर्ट खुश हो जाता है। रोनाल्ड 1992 में कनाडा चला जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। अब यहाँ पर अल्बर्ट के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। अब उसके पास रोनाल्ड की सारी पहचान थी और उसी के हिसाब से वो अपना नाम डेविड से बदल कर, उसी के ड्राइविंग लाइसेंस और बाकी चीज़ों से कुछ लोगों को मिलाकर फर्जी तरीके से अब वो बन जाता है रोनाल्ड जोसेफ प्लैट, जो कि कनाडा चला गया। अगले 3 साल बड़े सही गुजरते हैं उसके लिए, फिर कोई अब दिक्कत नहीं। उसे लगा अब कोई परेशानी नहीं है, एक नया पहचान, एक नई आइडेंटिटी मिल गई है और रोनाल्ड की सारी आइडेंटिटी अब उसकी है, उसकी पहचान है। तो अब सारा मसला कनाडा में जाने का, इंटरपोल से पकड़ने का, ये सारे मुश्किलें, सारे ख़तरे टल गए। लेकिन ये उसका वहम था, सिर्फ 3 साल की ये खुशी थी। 3 साल के बाद उधर 1995 में रोनाल्ड जब पहुंचता है कनाडा, वहाँ तो रहता तो है, लेकिन फिर उसे लगता है कि यहाँ ज़िंदगी गुजारना, जॉब और बाकी चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं, पैसे ख़त्म हो गए थे, रिश्तेदारों ने भी ज़्यादा मदद नहीं की। तो उसे लगा कि अपना वो टीवी का धंधा ठीक है रिपेयर करने का इंग्लैंड में, और वहाँ ठीक ठाक उसके कस्टमर भी बन चुके थे। तो उसे लगता है कि वापस इंग्लैंड चलना चाहिए। 1995 में बिना बताए हुए वो अचानक एक रोज़ इंग्लैंड पहुंच जाता है। अब इंग्लैंड जब पहुंचता है और अल्बर्ट उसे देखता है तो अल्बर्ट को बड़ा धक्का लगता है कि अब उसकी सारी प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी। जिसकी पहचान उसने चुरा ली वो वापस लौट आया, बड़ा परेशान। अब अल्बर्ट यहाँ से सोचता है क्या करे। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। 20 जुलाई 1996, 20 जुलाई 1995 में लौटा था, दिसंबर में, रोनाल्ड कनाडा से। उसके लौटने के करीब 4-5 महीने बाद वो प्लान करता रहा और आखिरकार 20 जुलाई 1996 को अल्बर्ट रोनाल्ड से कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक फ़िशिंग ट्रिप पर ले चलते हैं मछली पकड़ने के लिए। और वो समंदर में निकल जाते हैं। सन्नाटा था, समंदर में नहीं बल्कि वो एक इंग्लिश चैनल कोई थी वहाँ पे, उसी में। अब यहाँ इस दौरान में दिसंबर से जुलाई में जब वो लौट आया तो उसका भरोसा जीतने के लिए उसे बताता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम लौट आए, हम तुम्हारे टीवी रिपेयर का हम लोग बिज़नेस पार्टनरशिप में काम करेंगे। तो भरोसा जीत चुका था। उसके बाद अचानक वो 20 जुलाई को उसको ले जाता है, कहता है चलो फिशिंग ट्रिप पे चलते हैं। रोनाल्ड तैयार हो जाता है। बीच पानी में अचानक वो उसे ड्रिंक पिलाता है, लगभग वो नशा खो देता है, फिर उसका गला घोंटता है और इस तरीके से अल्बर्ट रोनाल्ड का कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद वो उसकी लाश के साथ कुछ वज़नी चीज़ें बांधता है और फिर उसे पानी में फेंक देता है।
लाश फेंकने के बाद वो वापस घर आ जाता है और फिर आराम से रहने लगता है। अब उसे उम्मीद थी कि ये लाश कभी किसी के हाथ नहीं लगेगी। 2 हफ्ते बाद फिर अल्बर्ट की बदकिस्मती जागती है। एक मछुआरे की नज़र वो लाश जो है जो उसने फेंका था वो किसी तरीके से वो वज़नी चीज़ हट गई और वो किनारे तक पहुंच गई। मछुआरे की नज़र लाश पे पड़ी। मछुआरे ने पुलिस को खबर की, पुलिस पहुंचती है और फिर उस लाश को उठाकर ले जाती है। अब करीब 2 हफ्ते हो गए थे। 2 हफ्ते में लाश बुरी तरीके से डिकम्पोज हो चुका था, फूल चुका था पानी में रहकर, चेहरा पहचाने जाने लायक नहीं था, जिस्म पे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे वो आइडेंटिटी उसकी हो सके कि ये शख्स कौन है। पूरे बदन में कुछ भी नहीं था सिवाय उसकी कलाई पे एक घड़ी के। पुलिस ने वो घड़ी देखी। घड़ी देख के बाद पुलिस को लगा कि ये जो भी मरने वाला ये शख्स बहुत अमीर होगा, क्योंकि उसकी कलाई पे रोलेक्स वॉच बंधी थी। उस ज़माने में भी रोलेक्स और भी महंगी थी, और रोलेक्स कई ऐसे ब्रांड हैं या कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जो कंपनी है वो अपने जो कस्टमर है उनका पूरा डिटेल रखती है। अब तो खैर ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें, आप गाड़ी भी खरीदेंगे, कुछ भी खरीदेंगे, रिकॉर्ड मिल जाता है, पर ये बात 92-95 की है। तब ऐसा बड़ा कम होता था। लेकिन जैसे रोलेक्स हो गया या और महंगी गाड़ियाँ हो गई, इनके बाकायदा एक एक कस्टमर का रिकॉर्ड और सब कुछ रखते हैं। तो अब पुलिस के पास, लंदन पुलिस के पास, इंग्लैंड पुलिस के पास एक लाश है, लेकिन पहचान नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, चेहरा पहचाने जाने लायक नहीं है। ले देकर एक कलाई पे रोलेक्स वॉच। जो आईओ था, इन्वेस्टिगेटिंग अफसर, उसे पता था रोलेक्स वॉच के रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, इसके हर कस्टमर को बड़े अच्छे से वो लोग अपने रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। इसके बाद उस रोलेक्स को कंपनी भेजा जाता और इस रिक्वेस्ट के साथ कि इसकी डिटेल बताएं आप। रोलेक्स घड़ी के सीरियल नंबर से पता चलता है कि इसके कस्टमर का नाम रोनाल्ड जोसेफ प्लैट है। अब पहली बार आइडेंटिटी हुई। अब पुलिस को नाम पता चल गया, जो उसने एड्रेस लिखा था वो एड्रेस मिल गया। अब इतना ही नहीं था, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। पुलिस को ये भी पता नहीं है कि ये कब मरा, इसकी जान कब गई, कब कत्ल हुआ। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल चुका था कि स्ट्रैंगुलेशन से डेथ हुई, तो ये मालूम था कि इसको मारने के बाद फेंका गया है। अब रोलेक्स घड़ी में कुछ ऐसी और ज़बरदस्त चीज़ें थी जिसने पुलिस का काम बेहद आसान कर दिया। इस घड़ी की खासियत ये थी कि ये घड़ी अगर इनएक्टिव हो जाए, बंद हो जाए, तो भी ये 2 दिन तक, उसके बाद भी ये एक तरह से काम करती है। मतलब इस घड़ी का ये कि अगर ये इनएक्टिव हो गई, बंद हो गई, और इसकी जो पूरी लाइफ है, जो उसके अंदर डेटा है, वो कैलेंडर, वक्त, वो सारी चीज़ें आपको बता देगी ये घड़ी कब बंद हुई और कितने तारीख को बंद हुई, कितने दिन पहले बंद हुई। क्योंकि इसका जो मूवमेंट है वो 2 से 3 दिन तक का, जब इसका ऑपरेशन जो इनएक्टिव होता है, उसके बावजूद इनएक्टिव जब होगा तो इसका ऑपरेशन और इसकी वो सारी चीज़ें 2 से 3 दिन तक फिर भी रहती हैं। और ये बता देता है कि ये बंद कब हुआ, क्योंकि ये एक तो वाटर प्रूफ घड़ी, और करीब 14-15 दिन इस घड़ी के बारे में उस वक्त जो सारी डिटेल में आई थी, उसमें यह था कि 14 से 15 दिन तक के डेटा, ये घड़ी कब कैसे बंद हुआ, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो अब कैलेंडर के ज़रिए ये पता चल गया, और फिर पुलिस ने जो रोलेक्स कंपनी की तरफ से सारे जानकारी मिली कि ये घड़ी कब बंद हुई, कितने तारीख को बंद हुई, उसका सब कुछ निकाला। तो जो चार्जशीट दाखिल हुई थी उसमें सेकंड का हेर फेर था, लेकिन पुलिस उस नतीजे तक पहुंच गई कि इसकी मौत कितने बजे हुई थी और किस तारीख को। और पुलिस ने आखिर बताया कि इसकी 20 जुलाई 1996 को इसकी मौत हुई थी। और यही नहीं, टाइम भी बताया उन्होंने, इवनिंग का। कहते हैं कि उस टाइम में सेकंड का हेर फेर हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा गलती नहीं हो सकती। तो रोलेक्स ने न सिर्फ उस आदमी की पहचान बताई, क्योंकि सीरियल नंबर से दर्ज था, मेंटेन था कंपनी के पास, बल्कि डेट बताया और वक्त बताया, और इस तरीके से एक कत्ल का पूरा मामला खुल गया। पहले तो मना करता रहा वॉकर, लेकिन फिर इसके बाद जब सारे सबूत रखे गए तो वो मानता है। पहली बार में उसको गिल्टी नहीं पाया जाता, लेकिन फिर दूसरी बार में उसे गिल्टी पाया जाता है 1998 में,
और वहाँ के कानून के हिसाब से उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। इस दौरान में जब ये गिरफ़्तार हुआ और जब इसका नाम आया ओरिजिनल, जब असली इसकी पहचान सामने आई कि ये तो वॉकर है और इंटरपोल के ज़रिए ब्रिटिश पुलिस के पास इसका रिकॉर्ड भी है, तो वो लोग हैरान हो गए थे कि जिसे इंटरपोल और सब ढूंढ रही है वो हमारे यहाँ पड़ा हुआ है, अब उसके ऊपर एक कत्ल का इल्ज़ाम है। तो अब यहाँ ये था कि उसको कनाडा को वापस भी भेजना, डिप्यूट करना, लेकिन यहाँ उसने इंग्लैंड की धरती पर एक कत्ल किया तो उसकी भी सज़ा होनी है। तो मामला उलझा हुआ था, लेकिन 1998 में उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा हुई और इस सज़ा के बाद उसे जेल भेजा गया। उधर कनाडा ने कहा कि हमारे यहाँ भी वांटेड है और हम तो पहले से ढूंढ रहे हैं, तो आप हमें भी दो। तो फिर मसला ये, इसका हल ये निकाला गया कि कुछ साल तो वो वहाँ रहेगा और फिर उसको कनाडा भेजेंगे। तो ये 98 से इंग्लैंड की जेल में रहा और 2005 में इसको कनाडा के हवाले कर दिया गया और कनाडा की जेल में भेज दिया गया। वहाँ इस पर मुकदमा चला और करीब 4 और प्लस 1 5 साल की इसको सज़ा हुई धोखाधड़ी के मामले में $3.2 मिलियन के। और फिर ये वहीं रहा और उधर इम्प्रिजमेंट, चूँकि एक और भी इनमें समझौता हुआ था कि ठीक है हमारे कानून के हिसाब से हमने इसे लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया तो आप इसको उम्र कैद में वहाँ रखेंगे, बाकी आपकी जो सज़ा है आप वो भी दे दें। तो इंग्लैंड के लाइफ इम्प्रिजमेंट प्लस कनाडा के 5 साल एक्स्ट्रा, तो ये वहाँ पे कनाडा में रहा और किंगस्टन की जेल में ये था 2013 तक और फिर वो जेल किसी वजह से बंद कर दिया। तो बंद होने के बाद फिर ये ब्रिटिश कोलंबिया की जेल में भेज दिया गया और अभी भी ये उसी जेल में बंद है। और इसकी कहानी जो है द रोलेक्स किलर के नाम से जानी जाती है। इस पर कई किताबें भी लिखी गई, कई नॉवेल भी लिखे गए। तो एक अपनी पहचान छुपाने, दूसरों की पहचान चुराने के लिए कत्ल और एक घड़ी के ज़रिए जिसे उसने बहुत ही बेकार समझा, अगर वो लाश के साथ वो घड़ी को न छोड़ता तो शायद रोनाल्ड की कभी शिनाख्त ही नहीं होती। तो ये थी कहानी द रोलेक्स किलर की। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले सिलसिला वही, मोहसिन पठान हैं, क्राइम तक फैमिली मेम्बर, इनका आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मोहसिन, जन्मदिन मुबारक हो, आप अच्छे रहें हमेशा। देवेश ठाकुर हैं, इनका भी जन्मदिन है, हालांकि 6 नवंबर को था, माफ़ी चाहता हूँ उस दिन शायद नहीं बोल पाया। प्रसाद गोसावी जी ने भेजा है, इनके भाई हैं, तो हैप्पी बर्थडे देवेश। फैसल गोल्डन है, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे फैसल, जन्मदिन मुबारक हो। और ये अब्दुल हामिद हैं, इनके दोस्त हैं, उन्होंने भेजा है। इसके अलावा ईशाल हनान है और इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ईशाल। मोहम्मद जाकिर साउथ अफ्रीका से, इनके फूफा हैं, उन्होंने भेजा है। इसके अलावा असद साहब हैं सीतापुर से, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे असद। इसके अलावा एक सौरभ पटेल साहब ने मेल लिखा है, ये मेल मैं ज़रूर आपको पढ़ के सुना, इन्होंने भी कहा था कि आप ज़रूर बताएं। सौरभ पटेल साहब ने ये लिखा, क्राइम तक फैमिली मेम्बर हैं, कि मैंने कई बार बीच में अभी दिवाली से पहले बार बार अपील भी की थी, पॉल्यूशन ख्याल रखें, तो पटाखे ना जलाएं, और तो इन्होंने उसके ऊपर अपनी एक राय दी। तो सौरभ साहब मैं ये कहूँगा कि पटाखे या ना छोड़ना, या फिर होली या ईद बकरीद, मेरा मानना है ये त्यौहार जो है वो इंसानों के लिए है, इसका किसी मज़हब से, किसी धर्म से हमें जोड़कर नहीं देखना चाहिए। और क्योंकि त्यौहार का मतलब ही खुशी है, तो खुशी किसी एक के हिस्से में कैसे आ सकती है, खुशी कोई किसी एक के लिए कैसे हो सकती है। अगर गम के हम सब हकदार हैं तो खुशी भी बराबर बांट कर ही मनानी चाहिए। तो चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद है, बकरीद है, सभी त्यौहार है और त्यौहार हर एक के लिए होता है। इसमें मैं अपना मानना मेरा ये है कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है और ये खुशी का त्यौहार होता है। तो पटाखे और ये सारी इसलिए भी कहता हूँ कि ख़ुद मेरी बेटी ने मुझे सिखाया कि पटाखों से पॉल्यूशन होता है, स्कूल में बताया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सांस के मरीज़ हैं, पेशेंट हैं, दिवाली के दिन मैंने देखा उनकी हालत, वो घर से नहीं निकलते, अपने खिड़की दरवाज़ा तक बंद कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो कहीं निकल जाते नहीं हैं, बल्कि मेरी टीम में गोपाल शुक्ला है, वो दिवाली से 2 दिन पहले अपने आप को लॉक कर लेता है और दिवाली के 2 दिन बाद तक घर में रहता है, क्योंकि उसको सांस से प्रॉब्लम होती है पॉल्यूशन से। तो पटाखों में मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि दिवाली ना मनाएं, दिवाली वैसे भी खुशियों का त्यौहार है, दियों का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होती है तो उसको धर्म से हमें जोड़कर नहीं देखना चाहिए, न दिवाली को, न ईद को, न बकरीद को, किसी को नहीं। तो मेरा यही आपसे कहना था और मेरा अपना ये मानना है कि अगर सभी का भला होता है तो वो काम, अब जैसे अभी कोरोना ही आया, अब कोरोना में बहुत सारी चीज़ें हुई, अभी आप वैक्सीन की ही बात कर लीजिए, तो बड़े सारे ये हुआ कि बहुत सारे मुसलमानों के अंदर, मैं पुरानी दिल्ली में, मैंने ये शायद बताया भी किस्सा,
मेरे अपने बहुत सारे दोस्त, उन तक के दिमाग में ये था कि नहीं, वैक्सीन नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि सरकार की साजिश है, इससे ना आबादी कम हो जाएगी मुसलमानों की, और कई बीमारी हो रही है, लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक हो जाता है। तो मैंने उनको पलट के सिर्फ यही बताया था कि अगर ऐसा है, इससे आदमी मर जाए, इससे हार्ट अटैक हो जाए, तो मैंने कहा फिर तो मैं अपनी बीवी और बेटी दोनों का दुश्मन हूँ। मुझे उन लोगों को वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए, मुझे अपने भाई बहन को नहीं बोलना चाहिए कि वो वैक्सीन लगाएं। तो अगर मैंने ऐसा किया है तो इसका मतलब मैं दुश्मन हूँ, और अगर नहीं हूँ तो इसका मतलब है कि ये सब अफवाहें हैं। और मुझे खुशी हुई बाद में उन लोगों ने भी वैक्सीन लगाया। तो इन चीज़ों से हम लोगों को भी बचना चाहिए, और जितनी अच्छी चीज़ें हैं वही फैलानी चाहिए। बाकी सौरभ साहब, मेरी बातों से अगर कभी आपको तकलीफ़ पहुंची हो तो उसके लिए दिल से माफ़ी। इसके अलावा मेधा सिंह हैं, और थैंक यू मेधा, इन्होंने पूरी टीम को भाई दूज की बधाई दी है, थैंक यू वेरी मच। अनीत दलाल हैं, और इनका कहना है ज़िंदगी की उलझनों की कुछ जानकारी, कहानियाँ सुनाएं। ये पहला मेल लिखा है, इनकी बातों से लगा कि अनीत दलाल साहब थोड़े परेशान हैं। ज़िंदगी की उलझनों की कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं है, हर ज़िंदगी में झांकिए, कुछ ना कुछ उलझन, कुछ ना कुछ परेशानी मिल जाएगी। एक चीज़ की गारंटी, इस दुनिया में किसी भी इंसान से आप मिल लीजिए, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में झांक लीजिए, बहुत बार हम लोगों को गलतफहमी होती है, क्या सामने वाला बहुत खुश है, बहुत अच्छा है, उसके पास इतने पैसे हैं, दौलत है, क्या कमी है। इवन अंबानी की बात कर लीजिए, बट ऐसा नहीं है। उन्हें भी कभी अफसोस होता है, उन्हें भी कभी तकलीफ़ होती है, उन्हें की ज़िंदगी में भी परेशानियाँ होती हैं, उलझनें होती हैं। हम लोगों का काम है इन चीज़ों से लड़ना और आगे निकलना। ज़िंदगी का मतलब ही एक इम्तिहान और जंग है। सारी अच्छी चीज़ें होंगी तो फिर हमें बुरी चीज़ों का एहसास नहीं होगा, और सब अच्छी चीज़ें होंगी तो फिर कंपेयर कैसे करेंगे बुरी चीज़ों से। तो इसलिए सिक्के का दोनों पहलू है, खुशी और गम, हमें उसी तरीके से ज़िंदगी को लेनी चाहिए। सुरेंद्र पुनिया हैं, और इनका कहना है कि मिलिट्री ऑपरेशन लाइव क्या मीडिया को दिखाना चाहिए। इन्होंने मुंबई वाले हमले का जिक्र भी किया। बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए, इसलिए कि लाइव दिखाने से दुश्मनों को फ़ायदा होता है, और ये राष्ट्र हित में भी नहीं है। और मुंबई वाला जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद बाकायदा एक INB मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है, न्यूज़ चैनल के अपने गाइडलाइंस हैं, तो कोई भी लाइव ऑपरेशन अब नहीं दिखाया जाता। अपूर्व तिवारी, इनका कहना है कि बेस्ट बेकरी की कहानी सुनाई, जो पुणे वाला काम, मैं शायद जल्दी सुनाता हूँ आपको। इसके अलावा सनम पुन है नेपाल से, और नेपाल की स्टोरी सुनना चाहते हैं तो जल्दी सुनाता हूँ आपको। वाशु सोनी है, और सुशील पाठक जर्नलिस्ट, बिलासपुर छत्तीसगढ़, इनकी कहानी सुनना चाहते हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। अरविंद गौड़ हैं, इसके अलावा आशीष पटेल हैं, झांसी से, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आशीष ऑल द बेस्ट, IAS IPS बने आप। इसके अलावा सगुन झा हैं, और ये एनी फ्रैंक की कहानी सुनना चाहते हैं, शायद मैं सुना चुका हूँ। अर्चना पावेर हैं, ये हिमाचल प्रदेश से, और उनका कहना कहानियों के बीच में अगर कुछ क्लिप वीडियो डाल दें तो बेहतर होगा। मैं कई बार बोला भी हूँ टीम को, कई बार वक्त नहीं मिलता है। इसके अलावा सुनील शर्मा हैं, ये DSP देवेंद्र कुमार अपडेट जानना चाहते हैं, तो देवेंद्र कुमार अपडेट शायद अभी भी NIA की हिरासत में है, बाकी और मैं पता करके आपको बताऊँगा। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।